नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात सीजेपी के आंदोलन को लेकर के करेंगे। सीजेपी का आंदोलन खत्म हो चुका है और सरकार ने सीजेपी की सभी मांगे मान ली हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और आत्महत्या करने वाले नीट अभ्यर्थियों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग भी सरकार ने मान ली और साथ ही शिक्षा सुधारों पर 5 सुझाव जो सीजेपी की तरफ से दिए गए उन पर भी गहन मंथन का आश्वासन सरकार ने दिया है। चर्चा करने की आगे बात भी कही गई है, लेकिन सियासी गलियारों में अब क्रेडिट का दौर शुरू हो चुका है। सियासत तो अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान की बातें भी हो रही हैं। आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन सियासत अभी शुरू हुई है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि शिक्षा मंत्री कौन बनेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने समेत सरकार के साथ सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद कोकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा अपना आंदोलन खत्म किया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। जो इसका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, तो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी तो हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है। रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है। प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग की, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। पहली मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए। ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लेंगे। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है सरकार तय समय सीमा के भीतर सभी सहमत शर्तों को लागू करेगी। तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जारी है। विपक्षी नेता भी इस पर खुशी जता रहे हैं। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution,
capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson. बहरहाल अब उम्मीद है कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा और पेपर लीक ना हो, इसके लिए फुल प्रूफ इंतजाम भी किए जाएंगे। और अब फिर कम से कम पेपर लीक के मुद्दे पर इस तरह का कोई हंगामा देश में नहीं होगा, ये भी उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं। पंकज बेनीवाल जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, सुखबीर तंवर जी कांग्रेस से जुड़ेंगे, ओंकार जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। पंकज बेनीवाल जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा आंदोलन चला, शुरुआत में कई तरह की बातें कही गई, लेकिन आखिरकार सारी मांगों को माना गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ और बाकी की मांगे भी मानी गई हैं। बाकियों पर विचार करने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। क्या वजह रही सर, जो सरकार जिसमें ये कहा जाता था कि इसमें तो इस्तीफे नहीं होते, वहां इस्तीफा हुआ? शायद पंकज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन साहब से कर लेता हूं। जादौन साहब, किस तरह से देखा जाए इस पूरे आंदोलन को? युवाओं का एक आंदोलन, पहले जिसे बुलबुला कह करके टालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो सिर पर आया, इस तरह से आया, इतना भारी बन करके आया कि अपनी मांगे, सारी मांगे मनवा ली। जादौन साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ जी, सुन रहे हैं ना? जी 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 सर। ये छात्रों और युवाओं का आंदोलन था जी, जो तरीके से, इसमें कोई मिलावट नहीं थी। राजनीतिक दलों को तो ये ठीक है कि उनको अपनी नैतिकता का एहसास हुआ कि हम विपक्ष में रहते हुए हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, तो वो भी जो है इनके समर्थन में जो है मैदान में आए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये शुद्ध रूप से युवा और छात्रों का आंदोलन था। अब ये है कि सरकार ने उनकी सारी मांग ली, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को तो साधुवाद भी दिया जाए कि चलिए वो लोकतंत्र की राह में उन्होंने अपना पहला कदम रखा है। और ये जो है दूसरे विपक्षी दलों को भी नसीहत दी है कि हमारे जैसे जो है चिटी जो शासन तंत्र ने अगर लोकतंत्र की राह पर पहला कदम रख दिया है, तो उम्मीद की जाती है कि वो जो दूसरे विपक्षी दल हैं जिन्होंने अपने शासन काल में पेपर लीक के मामलों में जिम्मेदारी को खारिज कर दिया, वो नकारते रहे, वो खुद भी जो है इसी रास्ते को अपनाए। देखिए, इस मामले में तो अगर हम जो है इसमें कोई आलोचना नहीं करते या कोई जो है उनका मोरल डाउन करने का प्रयास नहीं करते सरकार का कि उसका हौसला गिराने का काम करे, हम तो साधुवाद देंगे कि उन्होंने उस आंदोलन की भावनाओं को समझा और एक बार उन्होंने गलती की कि बरबर लाठीचार्ज हुआ, इसके बाद उन्होंने मांगों को स्वीकार किया, जो मांगे स्वीकार करने योग्य थी, जो नैतिक और तार्किक रूप से और न्यायिक रूप से स्वीकार करने योग्य थी,
वो मांगे उन्होंने स्वीकार कर दी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो है बर्बर लाठीचार्ज जो 20 जुलाई को हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। जहाँ ही जैसे ही सरकार को टिक मिला तो एक सूचना मात्र मिली कि इस परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, बड़ी गड़बड़ हुई है, जैसे पिछले साल हो चुकी थी। मैं समझता हूँ कि पिछले साल हो चुकी थी, पिछले साल ही कुछ सुधार के उपाय, सुधार के कदम उठाए जाने चाहिए थे ताकि सेकंड पेपर लीक नहीं होता और इतने बड़े आंदोलन की नौबत भी नहीं आती। तो सरकार ने अपनी गलती की थी, उनको आत्मसमीक्षा करना चाहिए। और जो विपक्षी दलों ने अपने शासनकाल में जो पेपर लीक के मामलों में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की और उसको वो पेपर लीक होता रहा और वो खारिज करते रहे, उसको जो है तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए बैठ कि उनसे जो पाप हुआ है हम उसका प्रायश्चित करते। पहले तो एक पौराणिक कथा में आता था ना, जिससे पाप हो गया तो वो प्रायश्चित करने तप करने चला जाता। तो ये विपक्षी दल कांग्रेस भी और उसमें दूसरे दल भी शामिल है, उन सबको प्रायश्चित करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस पर ये मोहर लगाई जा रही थी कि ये बड़े जो है सत्ता के घमंड में चूर है और ये वाजिब मांगों को जो न्यायिक और तर्क संगत मांगे हैं उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने मान लिया चाहे किसी भी कारण से माना, वो दबाव में आ गए। लेकिन वो जो है चंक फाइलें हटाने का काम भी करते। जैसे एनटीए में जिस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए थे बड़ी संख्या में अधिकारी, उन सबको हटाया गया है और उच्च शिक्षा सचिव को भी बदला गया है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इन सब जरूरतों को पहले क्यों नहीं समझा। अरे पहले पेपर लीक जो 2025 में हो गया तब जो पेपर लीक हुआ तो आपने ये जरूरत क्यों नहीं समझी थी। ये सबको आप पर आत्ममंथन आपको फिर भारतीय जनता पार्टी को भी प्रायश्चित करना चाहिए। तो उनसे भी गलती हुई कि वो जो है पेपर लीक हो रहे थे और वो जो है सुधार की जरूरतों को नहीं समझ रहे थे और वो जो है आंदोलन को दबाने की जरूरत को समझ रहे थे कि वो सोच रहे थे कि आंदोलन को बलपूर्वक दबाकर सारी समस्या का हल कर लिया जाए। ये ठीक नहीं है, ये देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, देश को विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य को पूरा करने वाला नहीं है और 2047 तक जो विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूरा नहीं करेगा। अगर आप इस तरह से एक पीढ़ी को और उसमें जो उस पीढ़ी को जिस तरह से जो पेपर खरीद कर जो सिस्टम में आने वाली जो युवा पीढ़ी है अगर वो कमजोर रहेगी तो वो किस तरह से भारत को सक्षम और विकसित बनाएगी, इसकी तो कल्पना करते ही डर लगता है कि भारत जो है इतना कमजोर हो जाएगा कि उसका विकास नहीं हो पाएगा और वो कहीं कंपटीशन में टिक नहीं पाएगा। मैंने एक अमेरिकी राष्ट्रपति का चार्ल्स डब्ल्यू बुश का बयान सुना है जब उन्होंने एक बार कहा था कि वो अमेरिकी युवाओं को कि अगर आप गणित और इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो फिर नौकरियां जो है विदेश ही उनको चली जाएगी मानव संसाधन। उसने ये कहा, इतना आगाह किया था उसने। तो आप क्या कर रहे हैं, ये पेपर लीक करके पेपर खरीद के 5-10 क्वेश्चन याद करके और वो जो है जिस तरह से परीक्षा पास करेंगे तो उनको सब्जेक्ट की क्या नॉलेज होगी, ये समझा जा सकता है। परीक्षा इसलिए होती है, ये परखा जाता है कि आपने जो है संबंधित कोई भी विषय है, चाहे वो तकनीकी हो चाहे कोई और हो, तमाम तरह के जो विषय आज जो है नए विषय आ गए हैं, जो तकनीकी नॉलेज और एआई और कई तरह की टेक्नोलॉजी, तो उन सब की नॉलेज अगर आपको प्रॉपर नहीं होगी और आप खरीदे हुए पेपर से परीक्षा पास करेंगे तो क्या होगा। और जो रियल टैलेंट है आपके देश का वो हतोत्साहित होगा। तो मैं समझता हूँ कि देश के जितने भी लोकतंत्र के भागीदार राजनीतिक दल है उन सबको आत्मसमीक्षा करना चाहिए। जिन्होंने गलतियां की उनको प्रायश्चित करना चाहिए और जिन्होंने सुधार किया है उनको ये प्रायश्चित करना चाहिए कि उन्होंने समय रहते सुधार। प्रायश्चित तो बात की बात है, यहाँ तो क्रेडिट की होड़ मची हुई है और अभी भी कई तरह की मांगे की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से। बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा चर्चा में। ओंकार जी भी हमारे साथ हैं इनेलो से। ओंकार जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? अब सरकार ने सारी मांगे मान ली है सीजेपी की, आंदोलन को खत्म करवा दिया। देखिए हितेंद्र जी 25 जुलाई का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस दिन लोकतंत्र की जीत हुई जी, युवाओं की जीत हुई और जो ये लगता था कि ये तानाशाह सरकार है किसी की नहीं मानेगी, वो उसको घुटनों के बल ला दिया। देखिए देरी से आए और मैं तो पहले ही कह रहा था कि बीजेपी की आदत बन चुकी है, ये 100 प्याज भी खाते हैं, माफी भी मांगते हैं और फिर मांगे भी मानते हैं जी। हमने किसान आंदोलन में देख लिया था, चलो देरी से आए दुरुस्त आए आ गए, आपने मान लिया अच्छी बात। अगर अब भी ये ना मानते तो बहुत देर हो जाती। मैं हमेशा कई दिनों से डिबेट में कह रहा था कि मैं बीजेपी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ भारत को नेपाल ना बनने देना।
क्योंकि ये जन जी है, ये युवा है, इसको अपने सपनों की उड़ान चाहिए। और इस दिन 25 जुलाई के दिन, मैं तो कल भी अपनी डिबेट में बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि झुकना सरकार को ही पड़ेगा। और झुकी सरकार फिर किसके आगे? अपने बच्चों के आगे ही तो झुकी। इससे एक चीज साबित होगी कि जनता ही सर्वोच्च है, कोई नेता सर्वोच्च नहीं है। जो ये कहते थे कि हमारे यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और ये तो जल्दी आ गई होश। अगर कुछ समय और रहते तो हो सकता है इसमें और कई मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़ जाते। अब इस एपिसोड ने 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी। 3 बातें हितेंद्र जी, पहली बात तो स्पष्ट कर दी कि भारत में आज भी जनता सुप्रीम है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, हमने स्वीकार नहीं किया। अब इन अंधभक्तों का शासन था जिनको लाइन पर लाने का काम जन जी ने किया। मतलब आज भी जनता ही सुप्रीम है, नेता सुप्रीम नहीं है। नेता चुनती जनता ही है। लोकतंत्र में दूसरा, लोगों का राज होना चाहिए और है। यस, नहीं, कई बार पता क्या जी हितेंद्र जी, कई बार परिस्थितियां ऐसी बना दी सरकार ने कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम तो 2047 तक राज करेंगे, हम अगले 50 साल राज करेंगे। इन्होंने झूठ बोल बोल के ऐसा एक फोबिया फिट कर दिया, एक नैरेटिव सेट कर दिया जनता के दिमाग में कि जनता सोचने को मजबूर होगी। भाई हम वोट डाल रहे हैं, इनके विपक्ष में डाल रहे हैं, फिर भी ये जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। दूसरी चीज ये साबित होगी कि बीजेपी झूठ बोलती है, क्योंकि इन्होंने कहा था हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हुआ। इन्होंने कहा था हम झूठ नहीं बोलते, सरेआम स्पष्ट हो गया इनके मंत्री झूठ बोलते हैं। और तीसरी चीज, ये इस्तीफे जनता ले सकती है, बहुत बड़ी बात है। आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि इसी जैन जी को, इसी युवा को देश के हित में एक काम और करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, आज आंदोलन खत्म हो गया, सारी मांगे मान ली, लेकिन एक काम हमें और करना होगा अगर हमने लोकतंत्र को बचाना है, अगर हमने देश में तानाशाही का राज नहीं चलाना। ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर पर आना होगा, और ये आंदोलन भी जन जी ही लेके आएगा। राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है, राजनीतिक पार्टियों ने सपोर्ट किया, ये राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है। मैंने जो मेरे भाई विश्लेषक जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की भी अंदर आत्मा है। उन्होंने भी सोचा कि ये युवा जो सड़कों पर है उसका समर्थन करना चाहिए, और हमने तो पहले दिन से ही समर्थन कर दिया था। यहां तक कि अर्जुन सिंह चौटाला ने तो कह दिया था मैं पहला कॉकरोच विधायक हूं, और हमारे सारे नेताओं ने उसी दिन पोस्टर लगा दिए थे। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, प्रहलाद जोशी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर, मौजूदा मंत्रालय के अलावा उन्हें ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी ये सवाल चल ही रहा था कि अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा। हालांकि ये अतिरिक्त जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। प्रहलाद जोशी को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई है। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रहलाद जोशी फिलहाल शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अभी भी संभाल रहे हैं प्रहलाद जोशी, अभी भी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और उनको ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौजूदा मंत्रालय के अलावा ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रहलाद जोशी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी फिलहाल उन्हें सौंपी गई। और इसी मुद्दे पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार को क्यों झुकना पड़ा, क्यों सरकार बिना इस्तीफे के ही नहीं मना पाई जैन जी के इस प्रदर्शन को। बेनीवाल साहब, सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि जिस सरकार को तानाशाह कहा जाता था, जो सरकार झुकती नहीं थी, उसको झुका दिया, वो सरकार झुकना पड़ा युवाओं के सामने, छात्रों के सामने। इस्तीफा को लेकर के बड़े बड़े मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा था कि ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की नहीं, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। वो इस्तीफा भी हुआ और
अंततः सारी मांगे माननी पड़ी, जिनको अनसुना किया जा रहा था अभी तक, उनकी सारी मांगों को मानना पड़ा। क्या वजह रही, क्या मजबूरी रही? क्या वाकई सरकार को झुकना पड़ा? क्या वाकई सरकार झुकी? क्या मजबूरी रही? नमस्कार हितेंद्र जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये युवाओं का और मोदी जी का गठजोड़ था जो कि और मजबूत। कोई झुका नहीं, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। ये हमारे प्यारे बच्चे थे। ये इनकी अपनी जो बुरा लगा उसको लेकर के, अपनी बातों को लेकर के जंतर मंतर पर बैठी। सरकार ने उस बात को एक्नॉलेज किया और सरकार ने उनकी बातों को एक्नॉलेज करते हुए सारी मांगों को माना। खुद माननीय प्रधान जी ने, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मंत्री रहे पूर्व में, उन्होंने खुद अपने इस्तीफे में लिखा है कि पिछले 10 दिनों से, लिखा है उन्होंने ये कि पिछले 10 दिनों से मैं बड़ा व्यथित था, मेरा मन दुखी था, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं, इन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं लगातार जब से शिक्षा मंत्री बना हूं तब से इन्हीं बच्चों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए ये और सक्सेस हो और जो हमारा देश की क्रीम है वो आगे निकले, उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं। और लेकिन मेरे ही कार्यकाल में अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे खुद को आत्मग्लानि है। उन्होंने खुद लिखा है और अपनी तरफ से उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर बच्चों की डिमांड है, हमारे ही बेटा बेटी है, हमारे ही भाई बहन है, अगर उनकी डिमांड है तो ये उच्च स्तर की राजनीति है। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है विपक्ष की, भाई ऐसी करती है बीजेपी, तानाशाह सरकार है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो जनता की सरकार, जनता चुनती है, जनता ही हराती है, जनता ही जिताती है। अब लेकिन विपक्ष के जितने भी साथी हैं, भैया आप लोगों ने जंतर मंतर पर जाकर बच्चों के साथ क्यों नहीं बैठे? वहीं कांग्रेस के साथियों ने जाकर से पीएम आवास पर जाकर के धरना देना स्टार्ट कर दिया। अगर आप इतने ही जब बच्चों के हितैषी थे, युवाओं के हितैषी थे, युवाओं के साथ जाकर के बैठना चाहिए था। आज लेकिन इनको, कांग्रेस के साथियों को या विपक्ष के साथियों को दुख है, कॉन्फिडेंस नहीं आज इनकी बातों में, क्योंकि इनकी दुकान जो बंद कर दी थी देश की जनता ने या देश के युवाओं ने या देश के जैनजी ने, आज फिर से इनके मुंह पर ताला लग गया। अभी किस चीज की राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? इनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो गई आज से। इससे इनको बड़ा कॉन्फिडेंस इनका लो है, डाउन है। क्यों? प्रियंका गांधी की बहुत लंबी चौड़ी बाइट आपने सुनाई कि आज तो ये हो गया, 25 तारीख इतिहास बन गया, देश आजाद हो गया, लोकतंत्र जीत गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी से, अशोक गहलोत की सरकार में जब राजस्थान में पेपर लीक सरकार जिसको कहा जाता था, पेपर पे पेपर लीक होते थे, तब उनका बहुत बड़ा बयान था जो आज भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि पेपर तो लीक होते ही, बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत ज्यादा बड़ा देश है, इसमें इस चीज को प्रूफ कर देना, फुल प्रूफ कर देना बड़ा नामुमकिन सा है। ये प्रियंका गांधी के शब्द हुआ करते थे। तो ये जो लोग हैं जो सिर्फ घोटालों की सरकार चलाते थे, 2012 में अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, वहां पर कितने लोगों ने इस्तीफे दिए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ? एक का भी बताएं एक बार नाम तो सही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग आए थे। नहीं तो मई के अंदर, हितेंद्र जी, मई के अंदर ये नीट का एग्जाम हुआ था, दोबारा लीक हो गया, दोबारा रीशेड्यूल हुआ 21 जून को, और 16 जुलाई को रिजल्ट आया बच्चों का। बच्चे खुश हुए, मिठाइयां बांटी कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो गया। लेकिन तब तक राहुल गांधी एंड कंपनी या विपक्ष की कंपनियां, इंडियन नेशनल लोकल, कहीं भी पिक्चर में नहीं थी। इनको लगा अरे बच्चे आकर के बैठ गए, ये तो यहाँ से तो ऑक्सीजन मिल सकती है, यहाँ से तो रोटियां सेकी जा सकती है, यहाँ पे इनके कंधों पर बंदूक रखी जा सकती है। तो उसके बाद जाकर के ये लोग जगे। लेकिन सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का युवाओं का पूरा भरोसा है, गठजोड़ बना हुआ है पूरा। इस तरीके की कोई अफवाहों वाली बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवेदनशील सरकार है। पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल किया, उन जो चोर उचक्के जिन्होंने महापाप किया था उनके मंसूबों को खारिज करते हुए पेपर को दोबारा लिया, फुल प्रूफ लिया और अच्छा रिजल्ट, समयबद्ध तरीके से रिजल्ट भी आया। आज बच्चों की डिमांड थी कि भाई उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, कोई ना कोई इसका एक्नॉलेज करने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई इसका दायित्व लेने वाला होना चाहिए। तो वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं खुद दुखी और मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया इस चीज को लेकर के। और उन्होंने तो यह भी लिखा है कि मैं तो पहले दिन से मुंह मोड़ ही नहीं रहा था, पहले दिन से कह रहा हूं कि भैया हमारे यहाँ हुआ ऐसा हुआ है और हम उसको दोबारा रीशेड्यूल करके भी किया है। उन्होंने ये तक भी लिखा कि जो आने वाले समय में जो एग्जाम्स होंगे वो अब कंप्यूटर बेस्ड होंगे, वो पेन बेस्ड नहीं होंगे, क्योंकि OMR सीट की वजह से ही ज्यादा इस टाइप की चीजें होती हैं, वो सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी। युवा हमारे देश की पूंजी है, धरोहर है। उनको लेकर के जो विकसित भारत की परिकल्पना हम लोग करते हैं, मोदी जी का सपना है भारत विकसित भारत बनेगा, वहां पर युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से ही हमारा देश विकसित भारत की तरफ जाएगा। क्योंकि ये जो आज जेन ज़ी है, यही हमारे देश का भविष्य है।
तो देश का भविष्य चाहता है कि कोई ना कोई इस चीज के लिए सामने आए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद सामने आकर के इस्तीफा दिया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस इस्तीफे को भेजा। तो ये ऐसा कोई हार जीत वाली बात नहीं, ये गठजोड़ वाली सरकार है कि युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मोदी जी का गठजोड़ है। मैं कल भी डिबेट में बैठा था तो एक कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भाई ये वही जैन जी हैं जो पहले मोदी 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 चिल्लाते थे। अरे भैया, आपको परेशानी क्या है? अगर मोदी जी इतना पसंद है जैन जी को, युवाओं को, तो आपको दिक्कत क्या, कहां से आ गया? इनको दिक्कत इसलिए आ रही है कि भैया आपकी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद हो गई है। अब ये शांतिपूर्वक एकदम से बहुत बढ़िया तरीके से हमारे बच्चों ने इसका संचालन किया था आंदोलन का, लेकिन जैसे ही मार्च का आह्वान होता है, मार्च के आह्वान के दिन कौन कौन सी पार्टियां जाती हैं? वहां पर आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर घुस जाते हैं इस आंदोलन के अंदर, कांग्रेस के लोग घुस जाते हैं। अभी आप कह रहे थे बेनीवाल साहब, अभी आप कह रहे थे कि विपक्ष के नेता जंतर मंतर नहीं पहुंचे, अगर इतना ही समर्थन देते तो वहां जाते, और अगर चले जाते तो आप कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, युवाओं को भड़का रहा है, और अभी आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर घुसे, उन्होंने उत्पात मचाया। हितेंद्र जी, अगर मैं बात, इसीलिए मैंने पॉइंट आउट किया था, बस मैं आ रहा था उस बात पर कि जैसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, मैं इन दो पार्टियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्विटरबाजी, सोशल मीडिया पर खूब कीचड़ उछाला है। जैसे ही कांग्रेस के साथियों ने, यानी कि राहुल गांधी एंड कंपनी ने या खड़गे सिंह एंड कंपनी ने जैसे ही पीएम आवास पर जाकर धरना दिया, तो जैसे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी मरलेन, सौरभ भारद्वाज, अनुराग गांधा, ये सारे लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ कि बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए, ये जंतर मंतर पर नहीं है। इन दोनों ही पार्टियों के अंदर एक श्रेय लेने की होड़ लगी हुई थी। राहुल गांधी को लगा कि भाई ये तो आप केजरीवाल ने कैप्चर कर लिया वहां पर, तो हम वहां जाएंगे तो हमारी इज्जत कैसे होगी? तो इंडी गठबंधन के जो लोग थे उनमें आपस में सामंजस्य नहीं था, विपक्ष में आपस में सामंजस्य नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले दिन से बच्चों के साथ थी, लगातार पहले दिन से साथ होती तो सर 20 तारीख को वोट ना मारते, मैं आऊंगा उस बात पर। लेकिन तंवर साहब, किस तरह से देख रही है कांग्रेस? क्या कांग्रेस वाकई खुशी है? क्या वाकई इन बच्चों पर गर्व है, या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बड़ा मुद्दा था जिस पर हम आवाज उठा सकते थे, जिस पर हम सरकार पर दबाव बना सकते थे, लेकिन यहाँ तो युवा आए और अपना काम करके चले गए, जो आज तक कोई भी विपक्षी दल नहीं कर पा रहा था, वो युवाओं ने कर दिया, जिनके सामने कोई क्रेडिट सीधे तौर पर लेने वाला है नहीं इस आंदोलन का। तंवर साहब, इसमें किसी प्रकार के क्रेडिट का कोई विषय नहीं। इस प्रकार से इस 12 वर्षीय केंद्र सरकार के कुशासन में जो निरंतर पेपर लीक हुए, और जिस तरह से नीट के ही पेपर की अगर हम बात करें, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में पुनर्परीक्षा हुई, और 26 में फिर दोबारा से पुनर्परीक्षा हुई, और जिस प्रकार से इस परीक्षा नीट समेत जो राष्ट्रीय स्तर के जो परीक्षाएं थी, जिस प्रकार की उनमें गड़बड़ी चल रही थी, उसके बाद आज जिस तरह से राष्ट्र की युवा शक्ति ने एक लंबा आंदोलन इस नीट के विषय में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया, और विगत 3 माह से जिस प्रकार से निरंतर, जब से ये नीट का पेपर लीक हुआ है, निरंतर छात्र और उनके परिजन जिस प्रकार से एक सवर से विफल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग कर रहे थे, आज इन्होंने 3 महीने असंवेदनहीनता दिखाते हुए उसी कहावत को दिलचास्प किया है कि 100 प्याज भी खाए 100 जूते भी खाए। आपको याद होगा हितेंद्र जी, जिस प्रकार से 3 काले कानून लाए ये कृषि के, और उसके बाद निरंतर सरकार घोषणा करती रही बातचीत का, और राष्ट्र का अंदाजा जिस तरह से 13 महीने सड़कों पे देखा रहा, और इनको जिस तरह से मजबूर किया, और 13 महीने के विपरीत और विषम परिस्थितियों में आंदोलन के बाद इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने वो आंदोलन जब वापस लिया किसानों ने, उससे पहले उसको उन काले कानूनों को रद्द किया, और एक वायदा किया था राष्ट्र के अन्नदाता से कि हम राष्ट्र के अन्नदाता को न्यूनतम समर्थन
मूल्य गारंटी कानून देंगे। आज 6 साल हो गए जिस प्रकार से आज भी फाइल पे कुंडली मारे बैठे, ये समझने की बात है। इसके अलावा आज जिस तरह से ये छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं, 12 साल से धर्म के नाम पे जिस प्रकार से राजनीति इन लोगों ने की है, और वही जो धर्म आधारित राजनीति इस देश में एक नवीन अवधारणा के साथ लेकर आए, और उसी में जिस तरह से राम मंदिर में जो जमीन की खरीद में घोटाले हुए, जो राम मंदिर निर्माण में घोटाले हुए, और अब तो हटी होगी चंदा की डकैती कर ली। अब ऐसे लोगों से समस्त राष्ट्र के लोगों का विश्वास पूर्णतः उठ चुका है। जिस तरह से शिक्षा प्रणाली को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में 12 वर्ष से बर्बाद किया गया है, ये मेरे कहने का विषय नहीं है, ये सारा राष्ट्र युवा शक्ति सब जान रहे हैं। वायदा तो था माननीय मोदी जी का कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष इस राष्ट्र के युवा को देंगे। वो 2 करोड़ तो छोड़ दो, 2 लाख भी नहीं दे पाए, और दिया क्या? इस तरह से जो लाखों बच्चों को, जो किसान का, मजदूर का, ग्रामीण प्रदेश के बच्चे को एक सेना में स्थायी नौकरी मिलती थी, और जिस तरह से राष्ट्र की सेवा का अवसर प्राप्त होता था, देशभक्ति में पराक्रम दिखाने का अवसर प्राप्त होता था, और वो नौकरी भी इन्होंने निपटा के कर दी। लाखों की नौकरी की बजाय 10-12 हजार में अग्निवीर तो बहुत ज्यादा, इसके अलावा बोलना उचित नहीं है। और जो रोजगार था, जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम थे, उनमें जिस प्रकार का रोजगार मिलता था, निश्चित तौर पर मोदी जी ने वो लगभग सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए, और बनाए तो एक भी नहीं, हाँ बर्बाद सारे कर दिए, कुछ गिरवी कर दिए, कुछ बेच दिए, सारा देश देख रहा है। इसके अलावा ये तो वो लोग हैं हितेंद्र जी, जब हमें फक्र है बतौर भारतीय, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने शौर्य दिखाया, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठीक है, आप तमाम बातें जो कह रहे हैं तंवर साहब, वो एक तरह से ये हो गया कि आप ठीक है, सियासी मंच पर आप जो मर्जी कहिए, सियासी मंच पर, तंवर साहब सुनिए, तंवर साहब, आप सियासी मंच पर जो कुछ कहिए, लेकिन यहाँ बात पेपर लीक को लेकर के हो रही है, पेपर लीक की अकाउंटेबिलिटी को लेकर के हो रही है, जो कम से कम आज तय हुई। भले ही 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ युवाओं पर, लेकिन आज एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, और उसी अकाउंटेबिलिटी की अपेक्षा बाकी राज्यों से भी की जा रही है, जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, और दूसरे वो राज्य भी हैं जहां दूसरे विपक्षी दलों की सरकारें। अकाउंटेबिलिटी से निरंतर बच रहे हैं जी। आज राष्ट्र के मुख्य मीडिया की और प्रादेशिक मीडिया की जिम्मेदारी है कि जो भी कच्चे 12 वर्ष की लूट है, जो सफे हैं, उन पे सवाल करे, और हमारे जैसे जो साथी जो प्रखर आवाज इनकी विफलता बताना चाहते हैं, आप उनको दूसरी तरफ घुमाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। आज राष्ट्र का हर वर्ग इनसे त्रस्त है, और निश्चित तौर पर पता लग चुका है कि किस प्रकार के डकैती करने वाले लोग हैं। और जो आज के रक्षा मंत्री हैं, जिस प्रकार से इस जो सेना के शौर्य को और शहादत को छिपाया, और 1 साल बाद बताते हैं कि इतने जवान शहीद हो गए, और राजनाथ सिंह एक और बात कहते थे कि ये इस्तीफों वाली सरकार नहीं है। आज राजनाथ सिंह को भी जिस प्रकार से सेना के शौर्य को छिपाया, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति के साथ दिल्ली में जंतर मंतर पे जो अनाचार अत्याचार हुआ, इस प्रकार का आचरण कर रहे थे, जिस प्रकार से एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी एक हमारी मातृशक्ति के पीछे खुदा में डंडा गुजरने का प्रयास कर रहा था, एक डीसीपी स्तर का अधिकारी जिस प्रकार से टारगेट करके एक बच्चे को थप्पड़ मार रहा था। निश्चित तौर पे जो अमित शाह, जो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, 1/3 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो आज इस राज्य का गृह मंत्री है, और ऐसे अपराधी लोगों से एक अच्छे आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज सारा का सारा विषय ये है किस प्रकार से इन्होंने राष्ट्र की व्यवस्था को बर्बाद किया है। हर व्यवस्था की बर्बादी का हिसाब अक्षर पे लिया जाएगा। आज जिस प्रकार से ये बेनकाब हुए हैं, उसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो राष्ट्र की युवा शक्ति का अभिनंदन करूंगा और इनको सलाह दूंगा, जो जो आपराधिक आचरण के लोग हैं, जिन जिनने इस राष्ट्र के सिस्टम को बर्बाद किया है, जो लोग सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके जिस तरह से सारा का सारा विषय चल रहा है, जो इस राष्ट्र को लूटा जा रहा है, जिस प्रकार से चुनावी संदेह का विषय से और सारे विषय हैं, जिन सारी बातों का हिसाब लिया जाएगा। आज ये पूर्णतः बेनकाब हो चुकी है।
केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है या बाकी राज्यों की भी? देखिए, जादौन साहब, तंवर साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा। सुखबीर तंवर जी, मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं जादौन साहब से मेरा सवाल है। जादौन जी, किस तरह से देखा जाए सर ये एक जो शुरुआत हुई है जिम्मेदारी तय होने की, और जिस तरह से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती रही है, क्योंकि सरकारें एक जैसी रहती हैं। मुझे याद आ रहा है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बयान उनका याद आ रहा है कि सरकारें एक सी होती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन सरकारें होती एक सी हैं। देखिए, गांधी जी गांधी जी के संरक्षण में कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन चलाए, बाद में देश आजाद हुआ, तब भी वो राष्ट्रपिता बने रहे। गांधी जी कहते थे राज्य का आवश्यक बुराई, एक बुराई के रूप में ही देखा गया था। गांधी जी चूंकि दार्शनिक थे, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, जिम्मेदारी नहीं ली, चलो उन्होंने राजनीति अपनी जिस तरह से भी चलाई और उसकी जो भी समालोचना होती हो, लेकिन वो कहते थे कि ये आवश्यक बुराई। तो बुराइयां जो पावर में आ जाता है वो बुराई मोड़ लेता है और बुराई उसमें पैदा हो जाती है। इसलिए विपक्ष का भी दबाव होना जरूरी है, नागरिक का जागरूक होना भी जरूरी है जी, और न्यायपालिका का भी न्यायिक होना जरूरी है जी। अभी तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये जुड़ा हुआ है कि न्यायपालिका न्याय नहीं कर रही। देखिए कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम न्यायपालिका का है और वो दायित्व संविधान में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत न्यायपालिका को इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करना होगा, मतलब अनिवार्य हो, वो दायित्व है न्यायपालिका पर। लेकिन अभी क्या हुआ कि सीजेआई का एक बयान आया कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम वीडियो नहीं देखेंगे, हमसे बात मत करो। फिर ये जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल हो, तो वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई दी कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मेरे पास कोई याचिका भी नहीं आई। लेकिन उन्होंने मालूम है क्या था, उन्होंने कहा एक रिप्रेजेंटेशन जरूर आया था। तो रिप्रेजेंटेशन क्या कोई कम है? अरे लाठीचार्ज बर्बर हो रहा है तो आपको तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और मौलिक अधिकारों की रक्षा का मौका था। तो अपनी उस गलती को सुधारने का मौका भी था जादौन साहब, जिस गलती का अब ये अंजाम देखने को मिला कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक हो गया और देश में इतना बवाल मच गया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर। वो भी उन्हीं की एक गलती है, चाहे अनजाने कॉकरोच कह दिया था युवाओं को जी। सीजेआई मैं तो सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों से ज्यादा न्यायपालिका की और सीबीआई की आलोचना करूंगा। वो सुनते हो तो उनकी समझ में आ जाए तो कुछ ठीक है, और वो जिनके समझ में आए जो भी एक्शन है वो लेते रहे। लेकिन उनको जो है वो कोई अपनी पॉलिटिकल सीट सेट करने के लिए वो इस तरह की लापरवाहियां अनदेखी कर रहे हैं और पॉलिटिकल किस्म के बयान दे रहे हैं। उनको क्या जरूरत है ये कि युवा वर्ग को आप कॉकरोच कहें? क्या ये न्याय प्रणाली में ये कोई संविधान की व्याख्या है या किसी कानून की या किसी मुकदमे का फैसला है? ये इस तरह का बयान देने की जरूरत क्या थी? आप मौखिक रूप से भी दे रहे तो क्यों दे रहे जी? तो ये आपको जिम्मेदारी समझना चाहिए और जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदार जो अगर शासन सिस्टम बिगड़ा है उसके न्यायपालिका जिम्मेदार है, क्योंकि संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है कि न्यायपालिका भी संविधानेतर होते हुए सरकार को संविधानेतर होने से रोकेगी। वो तभी तो जो है जो बिल पास हो जाते हैं उनकी समीक्षा हो सकती है। संवैधानिक वैधता है या नहीं? जो कानून पहले ये जो कानून इन्होंने नकल रोकने का बनाया था उसमें कोई जांच पूरी करने का कोई टाइम पीरियड नहीं था, कई तरह की खामियां थी। अब जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए हैं, सजा बढ़ा दी, 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की सजा। ठीक है, सवाल ये है कि न्यायपालिका को अपना सुधार करने के साथ साथ ये जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसको अपनी शासन प्रणाली में भी सुधार करने की जरूरत है। जब पहली बार पेपर लीक हो गया तो आप उसको ढकने में, रफा दफा करने में लग गए और न्यायपालिका ने भी कह दिया कोई जो है परीक्षा रद्द करने की जरूरत नहीं। पिछली बार हुआ था कि आपको याद है? तो ये ऐसा क्यों हुआ? दूसरे ये है कि आप जिम्मेदार मंत्रियों से संगठन का काम मत कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को आप बिहार चुनाव में लगा देते हो तो वो शिक्षा मंत्रालय देखने की बजाय इधर उधर जो है संगठन के काम करने में लगे हुए हैं। वो पार्टी को दिखाने, अरे भाई संगठन के लिए आप संगठन के लोग खड़े कीजिए और उनको एक्सपर्ट बनाइए, और जो मंत्री आपने विभाग में नियुक्त किए हैं उनको एक्सपर्ट बनाइए और उनको जो है इस तरह का
ये जो ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि कम से कम जो संवैधानिक पद पर पहुंच गया है, जो भी किसी बड़ी जिम्मेदारी को सरकार में सत्ता में संभाल रहा है, तो उनको कम से कम वहां का काम संभालने से संगठन में ज्यादा व्यस्त ना किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण सुझाव के तौर पर भी बीजेपी को देखना चाहिए, लेकिन वो उनकी मर्जी है, वो क्या करते हैं। ओंकार जी, जिस तरह से ये जो बिल्कुल ये संवैधानिक सरकार है, इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये मर्जी पर मत छोड़िए आप इसको। ये है कि देखने की जरूरत है जी। अगर आप शासन करना चाहते हो, लंबा चलना चाहते हो, जी, तो आपको ये प्रशासनिक सुधार करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। ओंकार जी, जिस तरह से अब क्रेडिट को लेकर के श्रेय लेने की होड़ जो मची हुई है विपक्षी दलों में, अगर विशेष रूप से बात की जाए, तो ऐसे किस तरह से आप देख रहे हैं, और क्या जो अब ये इस्तीफा हो गया, जो जिद थी एक तरह से बच्चों की वो पूरी हुई और जो मांगे थी वो भी मान ली गई, तो क्या इससे ऐसा लग रहा है कि अब पेपर लीक नहीं होगा, या जो अब कानून बनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि इससे भी सख्त कानून शायद उत्तराखंड सरकार ने बनाया है इससे पहले, वहां पर अभी भी पेपर लीक जैसी समस्या है, और न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश भर के अन्य राज्यों में भी जहां दूसरे दलों की सरकारें भी हैं, वहां भी इस तरह की समस्याएं हैं। हितेंद्र जी, कोई श्रेय लेने की होड़ नहीं मची हुई जी। आप नेगेटिव ना बने। दूसरा, बच्चों ने कोई अपनी जिद पूरी नहीं की, अपना अधिकार लिया है, और मैं तो आज के दिन को बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखना चाहता हूँ। जो 2 घंटे पहले तक युवाओं को देशद्रोही बोल रहे थे, उपद्रवी बोल रहे थे, और विदेशों से फंड लेने वाले बोल रहे थे, 2 घंटे बाद वो देशद्रोही बच्चे प्यारे बच्चे बन गए। वो 2 घंटे के बाद वो बच्चे हमारे दिल से प्यारे हो गए, हमारे नजदीक हो गए। जिन बच्चों को 4 दिन पहले लठ मारे, आंसू गैस के गोले मारे, गोलियां मारी, छर्रे मारे, वाटर कैनन चलाए, वो बच्चे आज दिल से प्यारे हो गए। देखिए, आज अगर पूरे भारत में जितनी गिरगिट होंगी, गिरगिट समझते हो ना आप जी, जो समय देख के रंग बदल लेता है, मेरे को लगता है गिरगिट आज आत्महत्या कर रही होंगी बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं की ओर देख के, कि कैसे बेशर्म है ये लोग, कैसे बदल जाते हैं 1 मिनट में। हाँ, मैं अपने विश्लेषक साथी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ सबकी उम्मीद होती है, जब भी कहीं पे कोई किसी के साथ अन्याय होता है तो वो एक ही बात कहता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। मैं आपको न्यायालय में देखूंगा। न्यायालय को अपनी जिम्मेवारी बहुत बखूबी से, बहुत ध्यान से निभानी चाहिए। यहाँ मैं धन्यवाद भी करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, जिन्होंने बच्चों को कॉकरोच बोला, और उसी का आज इफेक्ट आया कि वो कॉकरोच दिल पे ले गए। जिन्होंने दिल पे लिया और आज एक तानाशाह सरकार को झुकाने का काम किया। जो ये कहते थे हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, हुआ। और देखिए, हमारा भारत संविधान से चलता है, किसी नेता की जुबान से नहीं चलता। संविधान में जहां एक तरफ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए। उन मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो कर्तव्य है कि हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे प्रत्येक कार्य में। हम वहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं संविधान में जी। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में ताली बजवा रहे, माचिस जलवा रहे, दिए जलवा रहे हैं, टार्च जलवा रहे हैं। ये हम भारत को किधर लेके जा रहे हैं? क्या हम विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं? नहीं, हम विश्व गुरु नहीं, विश्व बेवकूफ बनने की तरफ जा रहे हैं। और आज इस चीज ने प्रूव कर दिया हमारे युवाओं ने। मैं सल्यूट करता हूं इन युवाओं को। कोई किसी राजनीतिक दल का फंडा नहीं है, ये युवाओं का फंडा है। आज युवाओं ने जिस तरह से इन बीजेपी वालों की अकल ठिकाने लाई है, वो काबिले तारीफ है। और मुझे विश्वास है कि अब ये दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। आज तक जितने भी आंदोलन हुए हितेंद्र जी, बीजेपी का सीधा सा फंडा है आंदोलन को लंबा खींचना। आज देखिए 36वां दिन है आंदोलन का, 36वां। आज इनको बच्चे प्यारे लगने लगे। 2 घंटे पहले तक तो उनको देशद्रोही कह रहे थे, उपद्रवी कह रहे थे, और कह रहे थे दंगा फसाद करने वाले बच्चे हैं। और अभी कल शाम को कनॉट प्लेस की सारी दुकानें शाम को 6 बजे बंद करने के आदेश आ गए थे, ताकि इन बच्चों को रात का खाना ना मिले।
स्विगी और दूसरे जो चैनल दूसरे जो खाना पहुंचा रहे थे, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। जो ऑनलाइन मार्केट से बच्चों को खाना परोसा जा रहा था, जिसने खाना भिजवाया, उन सबको सैल्यूट है। लेकिन कल शाम तक ये सरकार ये सोच रही थी कि हम इनका खाना भी बंद करा देंगे। ये तो जब पेच टाइट किया, चूड़ी टाइट की युवाओं ने, तो आए रास्ते में। ये सीधे हाथ से नहीं आए, ये गीत टेढ़ी उंगली से निकला, टेढ़ी उंगली से। जो है बीजेपी का प्रवक्ता साथी बेशरम होके कह रहे हैं ना कि ये बच्चे हमारे प्यारे हैं, तो भाई 36 दिन पहले आ जाते हैं। 36 दिन 40 दिन से ज्यादा हो गए, 45 दिन से भी ज्यादा हो गए। एक मिनट, अपने किसी बच्चे को, अपने बेटे को या बेटी को सिर्फ 15 मिनट के लिए धूप में खड़े कर देना, 15 मिनट के लिए, आपको सैल्यूट करूंगा। 36 दिन से बच्चे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में धूप में बैठे रहे, आंधी तूफान में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे, तब ये प्यारे बच्चे नहीं थे। ठीक है बेनीवाल साहब, शर्म करो। बेनीवाल साहब, सवाल ये है, ठीक है, देश के लोगों की सरकार है, देश के युवाओं ने भी चुनी, और जिन युवाओं के हाथों पर डंडे लगे, उनकी उंगलियां टूटी, वो ये कह रहे थे कि इसी उंगली से बीजेपी को वोट दिया था। तो अब ये बच्चे प्यारे भी हो गए, अब इनकी मांगे भी मान ली गई। अगर यही बात आप, ठीक है, मैं नहीं कहता कि 45-40 दिन से जो आंदोलन चल रहा है पहले ही दिन मान लेते आप, लेकिन अगर आपको मांग माननी ही थी, आपको भी पता था कि ये जायज़ मांगे मांग रहे हैं, इनकी कोई भी नाजायज़ मांग नहीं है, तो 20 तारीख से पहले जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था, उससे पहले क्यों ये स्टेप नहीं उठा लिया गया? क्यों उनसे संवाद भी उसी दिन किया गया जब संसद का पहला सत्र का पहला दिन था और इनका संसद चलो मार्च का पहला दिन था? देखिए हितेंद्र जी, बात सारी आपने जो कही, सवाल है आपके, लेकिन युवाओं से संवाद से भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटी। युवाओं ने ही डिमांड की ओंकार जी सुन लीजिए, अब आपने तमाम बातें कही जी। ओंकार जी, तो ना डिबेट करना सीखो। मैं कभी आपके बीच में बोलना पसंद नहीं करता। कोई बात नहीं बेनीवाल साहब, मेरे बीच में बोला ना करो। बेनीवाल साहब, मैंने उनको रोक दिया है, मैंने उनको रोक दिया। बेनीवाल साहब, मैंने उनको रोक दिया, आप जवाब दीजिए। देखिए, युवाओं के साथ हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है जी, और युवाओं को सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी सरकार ने दिया है तो किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। आपने कहा कि पहले दिन जब बच्चों ने डिमांड की कि हम जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी डिमांडों को एक्नॉलेज करेंगे, तभी तो सरकार से बातचीत करके सारी चीजें हुई। उनको जगह मिली, वो लगातार अपना प्रदर्शन करते रहे, अपनी बातों को, डिमांडों को बढ़ाते रहे कि ये भी होना है, ये भी होना है, इस तरीके का गजट होना चाहिए, इस तरीके से पेपर होने चाहिए। तो सारी चीजें एक्नॉलेज धीरे धीरे लगातार सरकार के संज्ञान में थी। जो मार्च के दिन लाठीचार्ज हुआ, मैं फिर कहता हूं कि जब तक राजनीतिक दल इसमें नहीं आए थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे इनेलो है, चाहे कांग्रेस है, तब तक ये शांतिपूर्वक माहौल था। बिल्कुल कोई हमारा बच्चा ऐसा नहीं था। बच्चों के साथ बातें हो रही थी, बच्चे अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, सरकार अपनी तरफ से संज्ञान ले रही थी, लेकिन इन लोगों के अराजक तत्वों ने आकर वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसीलिए अगर इनको इतनी चिंता थी बच्चों की, तो मई में ये लोग कहां चले गए थे? तीनों की तीनों पार्टियां, ये कांग्रेस की पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडियन ओंकार जी, ठीक है, अभी सुन लीजिए जी। लेकिन ये तीनों पार्टियां ये लोग नहीं थे, इनको कोई चिंता नहीं थी युवाओं की, इनको कोई मतलब नहीं था युवाओं से। तब इन्हें देखा कि आज युवा जनता का जंतर मंतर पर बैठी है, अरे बड़ा अच्छा आंदोलन चल रहा है। ये लोग वहां पर ऑक्सीजन लेने गए, ये लोग वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने गए, इनको कोई मतलब नहीं है युवाओं से। युवाओं से अगर मतलब है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लगातार संपर्क साधा गया। जेपी नड्डा साहब गए, जितेंद्र सिंह जी गए, उन्होंने लगातार सोनम वांगचुक जी से बात की। अभिजीत दीपके की जो पार्टी के जो प्रवक्ता थे, सोनम वांगचुक की जो पत्नी है, वो माना। बेनीवाल साहब, सोनम वांगचुक की पत्नी का सोशल मीडिया पोस्ट में देख रहा था, वो कह रही थी कि अभी भी पुलिस वाले डिसाइड कर रहे हैं कौन उनसे मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता है। ये आंदोलन खत्म होने से पहले, थोड़ी देर पहले का ट्वीट है उनका। देखिए विजेंद्र जी, वो एक सुरक्षा का मामला है। वो सोनम वांगचुक जी देश की धरोहर हैं। उन्होंने अनशन किया, देश में के बच्चों के लिए अनशन किया। वो आए लद्दाख से उठ करके और वहां बच्चों के साथ बैठे।
अगर ये पार्टियां भी ऐसी थी तो क्यों नहीं आकर के राहुल गांधी अनशन पर बैठे, क्यों नहीं खड़गे जी बैठे, क्यों नहीं अभय चौटाला बैठे, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल बैठे? लेकिन नहीं, क्योंकि उनको पता है उनको पता है आप वांगचुक साहब को भी कुछ दिन पहले एनएसए लगाकर जेल भेज चुके हैं, उनको पता है, इसलिए नहीं बैठे। नहीं, ये नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आए थे, नहीं तो ये लोग संसद में पहुंचे हुए हैं, सांसद बना रखा है जनता ने, क्यों नहीं वहां पर जाकर के चर्चा की? युवाओं को भरोसा दिलाना था, भाई आपकी आवाज तो हम संसद में ठीक है। एक आखिरी कमेंट तंवर साहब। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस के किसी भी साथी ने ऐसी पहल नहीं की, और राहुल गांधी के पास अगर कोई ऐसा फुटप्रूफ प्लान था तो क्यों नहीं बच्चों के सामने रखा? ठीक है, अभी संसद में चर्चा भी होनी है, अभी जो कैबिनेट से मंजूरी मिली, अभी वो संसद में भी पहुंचेगा, उस पर चर्चा भी होगी, देखेंगे नेता विपक्ष वहां पर क्या सुझाव रखेंगे। तंवर साहब, आखिरी कमेंट सर। देखिए जितेंद्र जी, अभी भाजपा पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस नहीं है प्रदर्शन में हमारे, और उससे जब पहले कह रहे थे कि कांग्रेस ने मतलब प्रदर्शन को खराब किया, तो ये दोहरा आपका नहीं होगा। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी का छोटा अंधवजर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं को कोसने में लग जाता है। तीसरी बात, भाई आप विपक्ष की किसी भी पार्टी को ऐसा कोई अवसर क्यों देते हो? जब आपकी निरंतर विफलता थी, जैसा मैंने पहले बताया 21, 22, 23, 24 और उसके बाद में, तो फिर आप देते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी राष्ट्र की सबसे बड़ी पुरानी बात है। राष्ट्र में कहीं कोई देश जो भी किसी प्रकार का कोई विषय आएगा, निश्चित तौर से हर चुने हुए राजनीतिक प्रतिनिधि की, हर पंजीकृत राजनीतिक दल की संवैधानिक राजनीति और लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी प्रकार ज्वलंत समस्या के बारे में अपनी आवाज प्रखरता के साथ उठाए, और उसी कर्तव्य का निर्वहन निरंतर राहुल गांधी जी ने किया, कांग्रेस ने किया। और ये तो चलो दूसरे ग्रह के प्राणी नॉन वायलेंस को क्या कर सकता है। आपको आपके माध्यम से कहना था, इनको जो कोटा में छात्रों के गोली का कार्यक्रम हुआ, उसमें सारे यही विषय थे, तो इनकी आंख नाक का। उसके बाद इस तरह से देहरादून का विषय आया, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है। एक कार्यक्रम के लिए ऑलरेडी सरकार से प्रतिनिधि दे दी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पैसा जमा करवा दिया देहरादून के प्लेट ग्राउंड का, और उसके बाद उसको कार्यक्रम से एक दिन पहले वो परमिशन रद्द करी, और वहां पे क्या करती है सत्ता, एक मजदूर गायिका, उसका कार्यक्रम करके उस कार्यक्रम को खराब और बर्बाद करना चाहते। क्या हुआ, प्रकार से मौसम खराब था, राहुल गांधी को सुनने के लिए जिस प्रकार से वह भीड़ उमड़ी, और गायिका सिंह का बड़ा नाम है, वहाँ मुट्ठी भर लोग थे, इस प्रकार के लोग हैं। निश्चित तौर पे आज समस्त राष्ट्र की जो भी पिछले की डकैती, लूट और है उसको समझ चुकी है। ये किसी वर्ग के नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं जिनको इन्होंने लूटा नहीं। आज निश्चित तौर पे तो राष्ट्रीय इस राष्ट्रीय और प्रदेशों की आंख खोली है। हम तो आशा करेंगे कि इस प्रकार की कोई जिस तरह से निरंतर इस देश को बरकला रहे हैं, जो थोड़ी काफी मान करने वाले लोग इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करें। तो वैसे तो कह रहे हैं इनका मैंडेट को पूरा था नहीं, 400 पार की, और जिस तरह से इस राष्ट्र के मतदाता इनको 240 में समेट दिया, जिस प्रकार से ये बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले समय में ये बैसाखी हट सकती है। इस प्रकार की हटधर्मिता ये राष्ट्र में लोकतंत्र को प्रभाव करने पर लगे हुए, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो संवैधानिक मूल्य है निरंतर उनका इन्होंने तीर हरण किया, ये सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आज इस राष्ट्र का एक खाता खड़ा है, एक जनता खड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुखबीर जी, और पंकज बेनीवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, ओंकार जी और राजेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने चर्चा की है, क्योंकि छात्रों का, युवाओं का यह आंदोलन था। अब आंदोलन खत्म हुआ, सरकार ने सभी मांगे मान ली है, लेकिन आगे देखना होगा कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो ये आंदोलन हुआ, और मुख्य रूप से यही कि पेपर लीक ना हो, यही एक उद्देश्य इस आंदोलन का रहा। आगे देखना होगा कि क्या कुछ
सरकार की तरफ से फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे ताकि इस तरह से युवाओं को फिर से परेशान ना होना पड़े, फिर से सड़कों पर ना उतरना पड़े। अब उम्मीदें तो यही हैं कि ये सब संभव होगा। जो सख्त कानून लाने की भी बात सरकार की तरफ से की जा रही है वो आएगा और उसके बाद इस तरह से पेपर लीक नहीं होंगे, छात्रों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि ऐसी समस्या फिर होगी या नहीं। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।